सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट इसके पहले कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊँ, हमको ये चीज़ जो है वो समझना ज़रूरी है कि हमको सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। सो हमने इसके पहले फर्स्ट लॉ को जो है वो डिटेल में पढ़ा, अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ को हमने लगाया और वहाँ से हम लोगों ने जो है पीडीवी वर्क अलग अलग प्रोसेस के लिए कैलकुलेट किए, ठीक है। बट इतना सब करने के बाद भी ना उस लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशंस थे, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमको सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमको ये चीज़ पता है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी में फ्लो होती है, राइट। अगर आपके पास एक हाई टेम्परेचर बॉडी है और एक लो टेम्परेचर बॉडी है तो वो ऑटोमेटिकली हाई से लो में फ्लो होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ हीट। आपको फ्लो करवाना नहीं पड़ता, ये हीट ऑटोमेटिकली फ्लो होती है, राइट। बट ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन आप बता पा रहे हो कि भाई हाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है, ये हमको किसने बताया? ये हमको फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। और ये चीज़ आपने शायद रियलाइज भी किए होंगे कि हम लोगों ने पूरा फर्स्ट लॉ पढ़े बट कहीं भी हम लोगों ने हीट के डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किए, बिकॉज फर्स्ट लॉ जो है ना वो हीट के डायरेक्शन को नहीं बताता है। ये जो डायरेक्शन आप बता पाते हो ये सेकेंड लॉ आपको बताता है, राइट। तो इसलिए हमारा पहला लिमिटेशन क्या है कि इट कुड नॉट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट का जो डायरेक्शन है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, ये हमको फर्स्ट लॉ से नहीं पता चला, ये हमको सेकंड लॉ से पता चला। तो ये इसका सबसे पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इट कुड नॉट टेल अस दैट हाउ हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। अब अगेन हम लोग ने जब फर्स्ट लॉ पढ़ा तो वहाँ पे जब उन्होंने प्रोसेस के लिए लगाए थे फर्स्ट लॉ को, तो वो क्या था, क्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप साइकिल के लिए लगाओगे तो क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। तो ये जो दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि जो हमने किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई की है तो वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और इंटरनल एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। ये चीज हमको पता है कि भाई एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है और यही तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ जो है ना वो सिर्फ इस बात से डील कर रहा था कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, राइट। अब वो कैसे कन्वर्ट हो ये फर्स्ट लॉ हमको नहीं बताता, राइट। तो ये भी एक लिमिटेशन था जिसको हम लोग ओवरकम कर पाते हैं हमारे सेकंड लॉ के स्टडी से, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई है कि हाँ भाई फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस क्या है, राइट। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप का। सो अभी हम लोग हमारे एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है वो है हीट इंजिन्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल रेजर्वॉयर किसको बोलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर क्या होता है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने हर जो है टर्म के बाजू में उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखा हूँ। अगर आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना तो वहाँ पर आपको सेम लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं मिलेगी, वहाँ पर ऑथर ने जो है कुछ अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको डेफिनेशन कैसी मिलती है, ठीक है, बिकॉज एनीवेज आपको डेफिनेशन एकदम मगअप तो करनी नहीं है बाय हार्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस डेफिनेशन को पढ़ के उसमें से क्या मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना हीट इंजन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। हीट इंजन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स हीट from a high temperature reservoir, which accepts heat from a high temperature reservoir, performs work and rejects the remaining heat to a low temperature reservoir, ठीक है। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर से हीट लेगा, ठीक है, हीट एनर्जी लेगा, उसको हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, और वर्क परफॉर्म करेगा और जो भी बची हुई हीट होगी ना उसको वो लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर को रिजेक्ट कर देगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर हमारा हीट इंजन क्या बन जाएगा, हमारा हीट इंजन सिस्टम बन जाएगा, बिकॉज हमको हीट इंजन का एनालिसिस करना है ना। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस है वो हीट इंजन पे होगा, तो हीट इंजन हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। और उसको आप हीट दोगे तो वो क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। और एग्जैक्टली यही तो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है, राइट। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में यही करना है ना कि आपको एनर्जी का कन्वर्जन कराना है। तो आपने आपकी हीट इंजन को हीट दी है और वर्क जो है वो उसने परफॉर्म किया और जो भी बची हुई हीट थी उसने वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, हम लोग आगे चल के इसको डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भाई थर्मल रेजर्वॉयर किसको बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो वर्ड है रेजर्वॉयर, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है, क्योंकि स्कूल में हमने साइंस में पढ़े थे, जैसे वाटर रेजर्वॉयर हमने पढ़े थे। तो एक ऐसी बॉडी, वाटर रेजर्वॉयर एक ऐसी बॉडी थी जो कि वाटर को स्टोर करके रखती थी, राइट। तो अब यहाँ पे थर्मल रेजर्वॉयर को मैंने कैसे डिफाइन किया हो कि इट इज अ बॉडी
It is a body with infinite heat capacity which on exception or rejection of any amount of heat does not have any effect on its temperature. अब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, हीट रिजर्वॉयर आपकी ऐसी बॉडी है कि जिससे ना आप हीट निकालो, आप कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट निकालो, ठीक है, या आप उसमें कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट डालो, दो चीज़ें हैं, आप उससे कितनी भी हीट निकालो या आप उसमें कितनी भी हीट ऐड करो, ठीक है, उसके नेट टेम्परेचर कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, राइट। अब हम लोग को मालूम है कि मतलब जैसे मान लो कोई भी बॉडी है जो अभी इस वक्त हाई टेम्परेचर पे है, लेट से वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे है, राइट। अब अगर आप उसको ऐसी सराउंडिंग में छोड़ दो, अपने रूम में छोड़ दो कूल होने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर 50, 45, 40, 35 ऐसा होते होते रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब उसमें से हीट निकल रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप उस पर्टिकुलर बॉडी को हीट करोगे, लेट से उस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर आपने उसको हीट किए तो 20, 30, 40, 45 जिस टेम्परेचर तक आप हीट करोगे उसके अंदर आप हीट कंटेंट डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो ऐसी बॉडीज को है ना हम लोग क्या बोलते हैं, ये बॉडीज के पास फाइनाइट हीट कैपेसिटी है बच्चों। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बॉडीज की बात कर रहे हैं कि जिससे कितनी भी हीट निकालो या जिसके अंदर कितनी भी हीट डालो उसका टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी बॉडीज को हम लोग थर्मल रिजर्वॉयर बोलते हैं, ऐसी बॉडीज को हम लोग थर्मल रिजर्वॉयर बोलते हैं। रिजर्वॉयर इसके लिए बिकॉज वो एक ऐसी बॉडी जिसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, और थर्मल इसके लिए बिकॉज उसका लेना देना टेम्परेचर से है, ठीक है, उसका लेना देना टेम्परेचर से है। अब अगर मैं आपको इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो अभी मान लो जैसे हम लोग समंदर के पास गए, ओशन के पास गए, और समंदर में तो जाहिर सी बात है बहुत सारा पानी है। अब अगर उसके अंदर से आप एक गिलास पानी निकाल लोगे या उसमें से लेट से एक बकेट पानी निकालोगे या एक टैंक पानी निकालोगे तो क्या उसके वाटर कंटेंट पे फर्क पड़ेगा? लेट आपके पास ओशियन है और आपने उसमें से जो है एक बकेट पूरा पानी निकाल लिए या फिर एक टैंक पानी निकाल लिए, तो क्या उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा? डेफिनेटली वो वाटर लेवल उसका कम नहीं होने वाला है, राइट। इसी तरीके से उसी ओशन में अगर मान लो आप एक टैंक पूरा लाके पानी डाल दोगे तो क्या उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उसका वाटर कंटेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ से आप कितना भी वाटर निकाल रहे हो या आप कितना भी वाटर डाल रहे हो तो उसके नेट वाटर कंटेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से एक ऐसा रिजर्वॉयर जिससे आप कितनी भी हीट निकालो या आप उसमें कितनी भी हीट ऐड करो उसके नेट टेम्परेचर कंटेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे रिजर्वॉयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे रिजर्वॉयर को हम लोग थर्मल रिजर्वॉयर बोलते हैं। अब ये जो थर्मल रिजर्वॉयर है या टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, ठीक है, और एक होता है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का दूसरा नाम सोर्स भी होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का दूसरा नाम सोर्स होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कितनी भी हीट डालो या आप उसमें से कितनी भी हीट निकालो उसके नेट कंटेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम लोग है ना थर्मल रिजर्वॉयर से हीट निकालते, जिस रिजर्वॉयर से हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट करते, जिससे हम लोग हीट को निकालते, उस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर को क्या बोलते हैं? उसको सोर्स बोलते हैं बच्चों, उसको सोर्स बोलते हैं। यानी जिसका टेम्परेचर हाई है तो वहां से आप हीट लोगे तो उसको सोर्स बोलते हैं। अब ये हीट कहाँ जाएगी? ये हीट आप निकाल तो लिए या हीट आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिए, लेकिन वो कहाँ जाएगी? वो आपके सिस्टम में जाएगी। तो आपका हुआ कि आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर से यानी सोर्स से आपने हीट लिए, आपके सिस्टम को सप्लाई किए, वो सिस्टम ने वर्क किया। अब वो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है वो हीट कहाँ जाएगी? अब वो हीट आपके इस टेम्परेचर रिजर्वॉयर में जाएगी जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर। तो बेसिकली आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर जो है जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, ये क्या करता है? इट सप्लाइज हीट टू द सिस्टम। ये ऐसा रिजर्वॉयर है जो कि आपके सिस्टम को हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। अब आपके सिस्टम को हीट सप्लाई हुई, सिस्टम ने वर्क किया, और वो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी सिंक के अंदर, यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर में। तो लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर क्या बोलता है? इट टेक्स हीट फ्रॉम द सिस्टम। ये सिस्टम से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर आपके सिस्टम को हीट देता है। तो वही मैंने यहाँ पर जैसे लिखा था कि इट इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, यानी आपका हीट इंजन हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर से हीट लेगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर या सोर्स आपके सिस्टम को हीट देगा, फिर वो वर्क परफॉर्म करेगा, परफॉर्म्स वर्क, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट होंगी ना वो सिंक को रिजेक्ट कर देगा, या आप ऐसा कह लो लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर को जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर आपको हीट चाहिए तो आपके पास एक हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर होना चाहिए, फिर आपके पास एक इंजन होना चाहिए जो कि वर्क को परफॉर्म करे, और बाद में जो हीट रिजेक्ट होगी ना वो हीट रिजेक्ट भी रैंडमली कहीं नहीं होगी, वो हीट रिजेक्ट करने के लिए भी आपको एक रिजर्वॉयर चाहिए जो कि कौन सा रिजर्वॉयर है? लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर या फिर सिंक, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर को हम लोग सोर्स बोलते हैं और लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर को हम लोग सिंक बोलते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे हमारे हीट इंजन के एनालिसिस को, ठीक है।
हमारे हीट इंजन को एनालिसिस को, तो पहले आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर मैंने जो है ये लाइन डायग्राम है बेसिकली। तो ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स जो कि इस वक्त T1 टेम्परेचर के ऊपर है, राइट। उसके बाद ये जो E आप देख रहे हो, ये E जो है वो आपका इंजन है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक हीट इंजन है जो साइकिल के ऊपर वर्क करेगा। और सिमिलरली ये जो आप सेकंड बॉक्स में देख रहे हो ना, ये है सिंक, ठीक है, जो कि टेम्परेचर T2 पे, राइट। तो ये सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर भी बोलते हैं, और ये सिंक को हम लोग लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर वो होता है जो कि सिस्टम को हीट देता है, ठीक है, और लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर या सिंक जो है वो रेजर्वॉयर है जो कि सिस्टम से हीट लेता है। अब देखो आप यहाँ पर ये आपके हीट इंजन जो है ना, वो इस सोर्स से हीट Q1 ले रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। तो ये जो सोर्स है ना, वो इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इंजन वर्क परफॉर्म कर रहा है, W, लेट से W वर्क वो परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एरो बाहर बताया ताकि, क्योंकि हमको इस इंजन से वर्क मिल रहा है। और फाइनली जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या है, Q2। तो एक Q2 किसको रिजेक्ट कर रहा है, ये सिंक T2 को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो सोर्स से ले रहा है, W वर्क परफॉर्म कर रहा है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ या मैं आपको पूछूं कि बच्चों बताओ कितना इसने वर्क किया, इसे कितना वर्क किया, अगर इसे Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, इसे Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 रिजेक्ट किया, तो इसे नेट वर्क कितना किया। जो नेट वर्क आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 लिया, Q2 रिजेक्ट कर दिया, तो जो नेट वर्क आया वो कितना आया, Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब आप इसको है ना, यहाँ पर देखो मैंने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखा हो, और एक्चुअली ये बहुत सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दो स्टेटमेंट्स है सेकेंड लॉ के। तो हीट इंजिन्स को रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप को रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले ना आप इस स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस विच टेक्स इन हीट फ्रॉम सोर्स, परफॉर्म्स वर्क बट डज नॉट रिजेक्ट एनी अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक। तो बेसिकली आपको ये जो स्टेटमेंट है आपको ये बता रहा है कि आप है ना ऐसा हीट इंजन या ऐसा साइक्लिक डिवाइस, हीट इंजन बेसिकली वो डिवाइस है जो साइकिल के ऊपर चलता है, ठीक है। तो आप ऐसा हीट इंजन या ऐसा साइक्लिक डिवाइस बना ही नहीं सकते जो कि हीट ले रहा है सोर्स से, वर्क परफॉर्म कर रहा है, बट वो हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है, सिंक को, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद आपका स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग पहले यहाँ पर ना इसको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे, तभी आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा एफिशिएंसी का सिंबल ये है, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। और एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बेसिकली किसी भी इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एफिशिएंसी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट, बेसिकली आप कितना इनपुट दे रहे हो, ठीक है, और वो इनपुट देके आपको कितना आउटपुट आ रहा है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम की एफिशिएंसी बताता है। अब यहाँ पर हमने एफिशिएंसी लिखा आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अगर मुझे इस हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, HE, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मुझे निकालना है, तो इस हीट इंजन का आउटपुट क्या है बच्चों, इसका आउटपुट ये वर्क है, इसका आउटपुट जो है वो ये वर्क है, ठीक है। बट ये वर्क मुझे कब मिल रहा है, मुझे कुछ इनपुट देके वर्क मिला ना, अपने आप तो वर्क मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या इनपुट दिया तो मुझे वर्क मिला, इस पर्टिकुलर इंजन को क्या इनपुट दिया तो मुझे वर्क मिला, तो मैंने Q1 इनपुट दिया तो मुझे वर्क मिला। Q2 मैंने इनपुट नहीं दिया, Q2 तो इस वर्क परफॉर्म होने के बाद जो रिमेनिंग हीट थी वो थी, बट एक Q1 जो मैंने इनपुट दिया उस इनपुट के एक्सपेंस पे मुझे वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा Q1, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि मैंने लिखा हो यहाँ पे कि वर्क जो है वो Q1 माइनस Q2 है, तो ये Q1 माइनस Q2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये Q1 को स्प्लिट करो बच्चों, ये Q1 को दोनों को स्प्लिट करो, तो ये आएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये Q1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है ये कितनी है, ये है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो ये टर्म 0 होता, अगर ये Q2 अपॉन Q1 0 होता, सपोज ये टर्म होता ही नहीं, तब एफिशिएंसी कितनी होती, 1। और 1 तो फ्रैक्शन के टर्म्स में है ना, बट अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती, एफिशिएंसी हो जाती 100%। फ्रैक्शन के टर्म्स में 1 होती और परसेंटेज के टर्म्स में 100% होती। बट क्या ये Q2 0 है, Q2 0 नहीं है ना, Q2 कुछ है, दैट मीन्स ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, और जब ये टर्म एग्जिस्ट करेगा तो ये 1 में से समथिंग माइनस होगा,
राइट। इसका मतलब जो आपको एफिशिएंसी मिलेगी ना वो आपको 1 से कम मिलेगी, वो आपको 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेट से आपको 0.8 मिलेगी, 0.7 मिलेगी, 0.6 मिलेगी, बट आपको 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे चीज़ पता चली है कि जो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना वो 1 से कम होती है। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 से कम होती है, बट ऑब्वियसली वो 0 से ज़्यादा होती है। तो ये हीट इंजन की एफिशिएंसी की रेंज है बच्चों। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है ना वो 1 से कम है, बट वो 0 से ज़्यादा है, राइट। 1 से कम, मान लो अभी आप बोलो सर 0 क्यों नहीं हो सकती है, तो अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये एफिशिएंसी 0 है इसका मतलब वर्क 0 है, न्यूमरेटर 0 होएगा तभी तो ये 0 आएगा ना, ये वर्क 0 है। वर्क 0 इसका मतलब क्या है कि आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, आप सिस्टम को हीट दिए जा रहे हो, बट आपको वर्क कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी सिस्टम ऐसा तो डिजाइन होगा नहीं कि जिसको आप हीट दिए जा रहे हो बट आपको वर्क नहीं मिल रहा है, राइट। तो कुछ ना कुछ वर्क आपको मिलेगा, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी कुछ ना कुछ रहेगी। तो एफिशिएंसी हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी। ये फ्रैक्शन के टर्म्स में, अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में लिखूँ तो आपको सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपकी एफिशिएंसी है ना हीट इंजन की वो 100% से कम रहेगी, बट वो 0% से ज़्यादा रहेगी। ये आपकी रेंज है। ये मैं बार बार आपको इसके लिए बता रहा हूँ ना, बिकॉज कभी अगर आप हीट इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करो और लेट से आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और आपको एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा आ गई या 100% से ज़्यादा आ गई, तो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। एफिशिएंसी की ये रेंज है जो 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई 1 क्यों नहीं होती है, एफिशिएंसी जो है वो 1 क्यों नहीं होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया 1 - Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब अगर मुझको एफिशिएंसी 1 चाहिए, सपोज मुझे अगर एफिशिएंसी 1 चाहिए तो ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, राइट, तभी तो एफिशिएंसी 1 आएगी। ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब Q2 का वैल्यू 0 होगा। Q1 तो 0 हो नहीं सकता है ना, Q1 तो 0 नहीं होगा, क्योंकि Q1 तो वो हीट है जो आप सोर्स से ले रहे हो। जब तक आप सोर्स से हीट नहीं लोगे तो वर्क कैसे परफॉर्म करोगे, तो Q1 तो लेनी पड़ेगी, लेकिन Q2 अगर 0 है तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। अब Q2 0 इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम से आप हीट ले रहे हो, आपके सोर्स से आप हीट ले रहे हो, Q1 वर्क परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन कोई भी हीट जो है ना वो सिंक को रिजेक्ट ही नहीं कर रहे। बेसिकली Q2 0 का मतलब क्या है कि आप सिस्टम से, आपने सोर्स से हीट लिया, वर्क परफॉर्म किया, लेकिन आपने ना सिंक को कोई हीट रिजेक्ट ही नहीं किए, राइट। तो अगर ऐसा हुआ, सपोज अगर आपने सिंक को हीट रिजेक्ट नहीं किए तो उस केस में एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और एफिशिएंसी अगर 1 आ गई इसका मतलब 100% है। अब 100% एफिशिएंसी इसका मतलब क्या है कि आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। जितनी भी हीट दे रहे हो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है बच्चों। बट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग जो भी हीट देते हो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट तो नहीं होती, हमको कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड मिलती है ना। तो ये एग्जैक्टली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, अब आपको ये समझिएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है इट इज इम्पॉसिबल, आप बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस विच टेक्स इन हीट फ्रॉम अ सोर्स, जो सोर्स से हीट लेता तो है, वर्क परफॉर्म करता है, बट किसी भी अमाउंट ऑफ हीट सिंक को रिजेक्ट नहीं करता है। आप ऐसा बना ही नहीं सकते, राइट। आप कितना भी अच्छा डिवाइस बनाओ, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रहेगी जो कि आपको सिंक को रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपका ऐसा डिवाइस हाइपोथेटिकली सपोज आपका ऐसा डिवाइस बना कि जो कि कोई सिंक को हीट रिजेक्ट ही नहीं करता है, तो वो डिवाइस जो है वो परफेक्ट डिवाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 होगी या फिर 100% होगी, और हमको मालूम है कि ऐसा डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप कि ये जो डिस्कशन है हमारा हीट इंजन का, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। यहाँ पर हम लोग ने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को देखे। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स का और हीट पंप का। सो अभी हम लोग देखेंगे हमारे 2 नए डिवाइसेस को, जो कि रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप, ठीक है। तो ये वही रेफ्रिजरेटर है जो हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं, राइट। तो अगर आपको हीट इंजन समझ में आया है, अगर आपको हीट इंजन का एनालिसिस समझ में आया है, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, ठीक है। तो अगेन इसमें भी सोर्स है, जैसे वहाँ पर था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोर्स T1, ठीक है। उसी तरीके से जैसे वहाँ सिंक था तो यहाँ पे मैंने सिंक लिख दिया T2। या हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ये लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ T1 इज मोर देन T2, ठीक है, T1 इज मोर देन T2। और हीट इंजन के लिए भी ये चीज़ वैलिड थी, T1 इज मोर देन T2, बिकॉज ये हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर है और ये हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने R लिख दिया, बिकॉज R स्टैंड्स फॉर रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप जो होते हैं वो हमारे हीट इंजन के एग्जैक्टली ऑपोजिट चलते। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हम लोग हाई टेम्परेचर से हीट ले रहे थे,
ठीक है, वर्क परफॉर्म कर रहे थे, वर्क हमको मिल रहा था और लो टेम्परेचर पे हम लोग हीट रिजेक्ट कर रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है, जो इस केस में रेफ्रिजरेटर है, वो क्या करेगा, वो हमारा लो टेम्परेचर से हीट लेगा, वो हमारा लो टेम्परेचर से हीट लेगा और वो हाई टेम्परेचर को हीट देगा। तो मतलब वहाँ पे बेसिकली हो रहा था, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे और हमको वर्क मिल रहा था, और यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे और हमको वर्क देना पड़ेगा। अब इसका, और ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, जैसे अगर आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर को देखो, ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर हमारे जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हम लोग उसमें स्टोर करके रखते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो कम टेम्परेचर पे हो या ज़्यादा टेम्परेचर पे हो, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम हो, राइट, तभी तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे। अगर हम उसको बाहर स्टोर करेंगे, रेफ्रिजरेटर के बाहर स्टोर करेंगे, तो वो तो ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग उसको अंदर कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। दैट मीन्स जो अंदर का जो पार्ट होता है, जो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का पार्ट होता है ना, उसको आप है ना एज अ लो टेम्परेचर बोल सकते हो, लो टेम्परेचर रेजर्वोयर बोल सकते हो, तो वो आपके सिंक की तरह सर्व करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, आप, ये लॉजिकल सवाल है कि किसी भी बॉडी से आप हीट निकालोगे तो वो कूल होगी, या आप उसमें हीट ऐड करोगे तो वो कूल होगी, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी भी बॉडी से हीट निकालोगे तो वो कूल होगी, या आप किसी भी बॉडी के अंदर हीट डालोगे तो वो कूल होगी। लॉजिकल बात है, किसी से भी हीट निकालोगे तो ही वो कूल होगी, करेक्ट। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी सिंक में जो आपने अपना सामान रखे, जो भी आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल जो आपने रखे, तो आप उसमें से हीट निकालना चाहते हो, ठीक है, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक का जो स्टोर करके रख सको। तो ये जो आपको जो क्यू दिख रही है ना, जो मैंने सिंक से निकाला हूँ, ये वही वाली हीट है जो हमने वहाँ से निकाले, ठीक है, वही वाली हीट है जो हमने वहाँ से निकाले। और अब वो जो हीट निकली आपकी, जो आपके रेफ्रिजरेटर से जो हीट निकल गई, अब वो हीट कहाँ जाएगी, अब वो हीट कहाँ जाएगी, तो जिस रूम में आपका रेफ्रिजरेटर है ना, वो उस रूम के अंदर वो हीट जाएगी। इसलिए आप देखो रेफ्रिजरेटर्स पे अक्सर एक नोट लिखी हुई होती है कि ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसको 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वॉल से दूर रखो, जो आपका दीवार है ना, दीवार से दूर रखो, बिल्कुल दीवार पर चिपका के मत रखो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो आपके सिंक से कंटिन्यूसली हीट तो निकलेगी, अब वो हीट किस में जाएगी, वो हीट जाएगी रूम के अंदर, ठीक है, लेकिन वो हीट निकलती है पीछे से, राइट, जहाँ पे दूसरे भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर वगैरह भी आपने सुना होगा, कंप्रेसर भी होते हैं। अब अगर आप रेफ्रिजरेटर के और दीवार के बीच में अगर सफिशिएंट गैप नहीं दोगे, तो उससे क्या होगा, जो हीट होगी ना उसको डिसिपेट करने के लिए एरिया नहीं मिलेगा, और जो कंप्रेसर वगैरह है, जो भी पार्ट जो हॉट है ना, वो हॉट ही रहेंगे, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस के अंदर भारी जो है मतलब डिग्रेडेशन आएगा, उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, राइट। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इनको दीवार से जो है वो कुछ डिस्टेंस दूर रखो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने समझे कि ये सिंक से हमको हीट निकालना है और ये हीट को हमको बाद में सोर्स में पंप करना है। तो ये जो सिंक है ये एक्चुअली हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर की स्पेस है, और ये जो सोर्स है ना, ये हमारा रूम है, जहाँ पे जिस रूम के अंदर हमारा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, करेक्ट। बट यहाँ पर देखो एक चीज़ है बच्चों कि आपको ये चीज़ कब मिलेगी, आप जो चाहते हो कि भाई मेरा जो खाना ठंडा रहे, वो कब होगा, जब आप प्लग को ऑन करोगे ना, प्लग को स्विच ऑन करोगे, जब आप बटन को चालू करोगे, जब आपके वो जो प्लग को सॉकेट में लगाओगे, तभी तो ये चीज़ होगी। दैट मीन्स आपको सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा, आपको सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि आपका जो इंजन होता है ना, वो ऐसा डिवाइस है जो आपको वर्क देता है। इसके लिए मैंने एरो बाहर की तरफ बनाया था, लेकिन रेफ्रिजरेटर या हीट पंप वो डिवाइसेज है जो आपसे हीट लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे वर्क को जो है वो सिस्टम के अंदर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्लॉशियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हीट इंजन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट था वो था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है क्लॉशियस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट बोलता है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस। अगेन इट इज इम्पॉसिबल, आप नहीं बना सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस विच टेक्स इन हीट फ्रॉम अ सिंक, जो सिंक से हीट लेता तो है, एंड पंप्स इट टू द सोर्स विदाउट एनी वर्क इनपुट, ठीक है। यानी कि आप ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो आपके सिंक से हीट ले, सोर्स को पंप करे, बट बिना इनपुट लिए, यानी बिना इनपुट लिए वो ये काम करे। और ये लॉजिकल बात भी है। अगर आपने रेफ्रिजरेटर को लाए, मान लो आप मार्केट से नया फ्रिज खरीद कर लाए और अपने अंदर सामान रखे, अब जब तक आप उसको बटन चालू नहीं करोगे, जब तक आप उसको वर्क नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, तब तक आप वो ठंडा नहीं होगा, वो चालू ही नहीं होगा, राइट। तो यही क्लॉशियस स्टेटमेंट है जो बोलता है कि अगर आपको सिंक से पंप सोर्स में हीट को पंप करवाना है तो आपको है ना वर्क देना पड़ेगा, आपको वर्क देना पड़ेगा। बिना वर्क दिए आप सिंक से सोर्स में हीट को पंप नहीं करवा सकते, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब
जिस तरीके से एक हीट इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो एफिशिएंसी के टर्म्स में मेजर होती है, तो उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर की और हीट पंप की जो परफॉर्मेंस है ना वो एक नए टर्म के टर्म्स में मेजर होती है, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम लोग शॉर्ट में सीओपी बोलते हैं। सीओपी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपको बताता है कि आपका रेफ्रिजरेटर या आपका हीट पंप जो वो कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, वो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। वो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको आपके सिस्टम से क्या इफेक्ट चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने क्या इनपुट दिए। ठीक है, आपने क्या इनपुट दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो है सीओपी निकालते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे जैसे कि न्यूमरेटर में है डिजायर्ड इफेक्ट। अब देखो बच्चों, आपको रेफ्रिजरेटर के केस में क्या डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, आप चाहते हो कि जो सामान मैंने सिंक के अंदर रखी या जो सामान मैंने सिंक के अंदर रखा हूं तो वो कूल होना चाहिए, राइट। अब वो कूल कब होगा, जब उसमें से हीट निकलेगी। जब हीट ऐड करोगे तो वो हीट अप हो जाएगा ना, तो आपको हीट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो रेजर्वॉयर है ना, इस रेजर्वॉयर में हीट ऐड हो रही है Q1 और इस रेजर्वॉयर से हीट निकल रही है, और हमको हीट निकलना, हम लोग चाहते हैं हीट निकालना। दैट मीन्स जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है बच्चों, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q2। हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q2, ठीक है, अपॉन इनपुट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब तक का आप ये वर्क नहीं दोगे तब तक का ये हीट को नहीं निकालेगा ना। जब तक आप वो प्लग को, बटन को चालू नहीं करोगे, तब तक, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करोगे तब तक का आपका हीट बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपको इनपुट है वो इनपुट क्या है आपका, इनपुट आपका वर्क है, इनपुट आपका वर्क है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करूँ तो आप ध्यान से देखो, ये Q2 रेफ्रिजरेटर को आ रहा है, Q2 रेफ्रिजरेटर में आ रहा है, ठीक है, और ये वर्क भी रेफ्रिजरेटर में आ रहा है। दैट मीन्स दीज आर द टू एनर्जीज विच आर एंटरिंग द सिस्टम। Q2 भी एंटर हो रहा है रेफ्रिजरेटर में और वर्क भी एंटर हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा Q2 प्लस W। ठीक है, और ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Q1 में। ये जो दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Q1 में, तो इसको मैंने लिख दिया Q1। ठीक है, तो अगर मैं W को एज इट इज यहाँ पे लिखूँ तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब ये जो W का वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपका है COP का रेफ्रिजरेटर का COP। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग हीट पंप का COP कैसे निकालेंगे, COP ऑफ हीट पंप। तो अगेन COP का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। COP का फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन द वर्क इनपुट। ठीक है, अब हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी हीट को पंप करता है, राइट। तो जनरली विंटर्स में हम लोग यूज करते हैं। अब विंटर्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे रूम के अंदर, हमारा रूम जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा हीट अप रहे। दैट मीन्स हम हमारे रूम के अंदर हीट को ऐड करना चाहते हैं, हम हमारे रूम के अंदर हीट को ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, इस रेजर्वॉयर के अंदर हीट ऐड हो रही है बट इस रेजर्वॉयर से हीट निकल रही है। तो Q1 और Q2 में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, Q1 और Q2 में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट Q1 हुआ, राइट, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमको हीट को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हुआ, Q1 हुआ, ठीक है। बट अगेन अगर मान लो ये आपका हीट पंप है, सपोज अगर मैं R को मिटा के यहाँ पे P लिखूँ, ये आपका हीट पंप है, तो जब तक का आप इसको वर्क इनपुट नहीं दोगे तब तक का हीट पंप स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्क इनपुट अगेन देना पड़ेगा W। ठीक है, बट W क्या है, Q1 माइनस Q2। तो इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको हीट पंप का COP बता रहा है बच्चों, हीट पंप का COP बता रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख देता हूँ। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। सिमिलरली COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से उठाकर लिख दिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ये जो इसको देखो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ना मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी +1 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा, COP ऑफ R +1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 +1, राइट। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर ये साइड ऐड किया तो ये साइड भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ये वाला टर्म देखो बच्चों, ये वाले टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा COP ऑफ R +1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये प्लस Q2 माइनस Q2 चला जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या बचेगा, इधर बचेगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, यहाँ पे बचेगा COP ऑफ R +1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। और अगर आप ध्यान से देखो
तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या है बच्चों? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 है COP ऑफ हीट पंप। दैट मीन्स मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको हटा के लिख सकता हूँ COP ऑफ हीट पंप। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया हमको कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके रेफ्रिजरेटर का जितना भी COP होगा, जितना भी आपके हीट पंप का COP है ना, उससे 1 ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों आपके रेफ्रिजरेटर का COP लेट से 4 है, ठीक है, तो आप है ना आंख बंद करके बोल सकते हो सर मेरे हीट पंप का COP कितना होगा? 4 + 1 5। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना भी आपके रेफ्रिजरेटर का COP है, आपका हीट पंप का COP उससे 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो मैंने आपको हीट पंप का COP दिया तो रेफ्रिजरेटर का COP उससे 1 कम होगा। तो लेट से आपके हीट पंप का COP 7 है, सपोज आपके हीट पंप का COP 7 है, तो आपके रेफ्रिजरेटर का COP कितना होगा? 1 कम, यानी कि 6 होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये हमको बताता है कि आप मतलब ये रेफ्रिजरेटर के और हीट पंप के COPs के बीच में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता है। सो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने COP रेफ्रिजरेटर के लिए और हीट पंप के लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो है वो स्टडी की है। ठीक है, बट सपोज मैं अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ COP का वैल्यू देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ COP का वैल्यू दिया और मैं आपको बोलता हूँ कि ये COP के वैल्यू से मुझे बताओ कि ये जो डिवाइस है वो मेरा रेफ्रिजरेटर है या मेरा हीट पंप है, तो वो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 को हटा के मैं यहाँ पे W भी लिख सकता हूँ। ठीक है, Q1 माइनस Q2 को हटा के मैं यहाँ पे W भी लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों, हम लोग ना यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, 4 पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी के अंदर आपका Q2 लेट से 0 है, एक पॉसिबिलिटी में आपका Q2 0 है, एक पॉसिबिलिटी में Q2 जो है वो W से कम है, एक के अंदर Q2 आपका W को इक्वल है और एक में Q2 आपका W से ज़्यादा है। ये हमने 4 पॉसिबिलिटी कंसीडर की। ठीक है, अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखो बच्चों, अगर आपका मान लो Q2 0 है, अगर आपका Q2 0 है, ठीक है, तो अगर ये 0 है तो वर्क इनपुट कितना भी होने दो, आपका COP कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप आपके रेफ्रिजरेटर को वर्क इनपुट दिए जा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रहे हो, बट वो आपके अंदर जो सामान रखे उसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी आपको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ऐसा रेफ्रिजरेटर तो नहीं चाहोगे कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रहे हो पर अंदर का सामान ठंडा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी 0। ठीक है, COP रेफ्रिजरेटर का COP जो है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर का COP कभी भी 0 नहीं होगा। सेम आपका हीट पंप का COP भी कभी 0 नहीं होगा। आपके हीट पंप का COP भी कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, उसका भी वो एग्जांपल होगा कि आपको हीट पंप से आपको हीट चाहिए ना, आप चाहते हो कि हीट मेरे रूम में पंप हो, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब आप इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रहे हो लेकिन आपको हीट मिल रही नहीं है, राइट? तो ऐसा आप नहीं चाहोगे। दैट मीन्स आपके रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का COP कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस वाले केस में आओ, यहाँ पर अगर मान लो Q2 जो है वो W से कम है, सपोज Q2 अगर W से कम है, अगर Q2 W से कम है तो ये वाला रेशियो जो है वो 1 से कम आएगा। ठीक है, ये वाला रेशियो 1 से कम आएगा जो कि पॉसिबल है। दैट मीन्स आपका जो COP का जो रेफ्रिजरेटर का जो COP है वो 1 से कम आ सकता है, वो 1 से कम आ सकता है। तो इसका बट ये इतना अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा वर्क इनपुट दे रहे हो, आप वर्क इनपुट ज़्यादा दे रहे हो लेकिन उसके बदले में जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, राइट? आप ज़्यादा वर्क इनपुट दे रहे हो, ठीक है, आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा है बट आपका डिजायर्ड इफेक्ट कम है, आपका न्यूमेटर कम है, जिसकी वजह से आपका COP ऑटोमेटिकली कम है। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा। ठीक है, बट ये पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल केस है। अब हम लोग इस केस को देखते हैं जहाँ पे Q2 इज इक्वल टू W है। अगर Q2 इज इक्वल टू W है तो ये दोनों टर्म सेम होगा। जब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे और COP कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। अगेन ये वाला रेफ्रिजरेटर भी उतना अच्छा बोला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना वर्क इनपुट दे रहे हो वो उतना आपको डिजायर्ड इफेक्ट दे रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला बट ये इससे अच्छा है, ये वाला जो केस है ना वो इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला केस देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली में आपका Q2 और W से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा वर्क इनपुट दे रहे हो बट आपको उसके बदले में जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है।
ठीक है। दैट मीन्स आपकी एनर्जी जो है वो कम जा रही है, बट आपको जो उसके बदले में जो आउटपुट मिल रहा है वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपका जो रेफ्रिजरेटर का जो COP है ना वो आपके 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका W कम है, Q2 ज़्यादा है, तो आपका COP जो है वो ऑटोमेटिकली 1 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में आपका COP जो है वो 1 होगा। ठीक है, दैट मीन्स रेफ्रिजरेटर का जो COP है ना तो वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है, वो 1 से कम भी हो सकता है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और वो 1 को इक्वल भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, वो 1 को इक्वल भी हो सकता है। बट अगर हम हीट पंप के COP की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी रेफ्रिजरेटर का COP होता है तो हीट पंप का COP उससे एक ज़्यादा होता है, हीट पंप का COP उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये वाला केस देखो बच्चों, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का COP कितना है, 1 से मान लो कम है। सपोज अगर रेफ्रिजरेटर का COP 1 से कम है, लेट से आपका COP 0.8 है, तो इस रिलेशन के हिसाब से आपके हीट पंप का COP कितना हो जाएगा, आपके हीट पंप का COP होगा 0.8 + 1 यानी कि 1.8, 0.8 + 1 यानी कि 1.8। दैट मीन्स आपके COP कितना आया, 1 से ज़्यादा आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपके रेफ्रिजरेटर का COP एग्जैक्टली 1 है, ठीक है, अगर आपका ये COP एग्जैक्टली 1 है तो आपके हीट पंप का COP कितना आएगा, 1 + 1 2, अगेन 1 से ज़्यादा है। और अगर तीसरे केस में आपके रेफ्रिजरेटर का COP 1 से ज़्यादा है, सपोज आपके रेफ्रिजरेटर का COP लेट से 1.5 है, तो आपके हीट पंप का COP कितना आएगा, वो आएगा 1.5 + 1 यानी कि 2.5। तो ये ध्यान से देखो बच्चों, जब रेफ्रिजरेटर का COP 0.8 था तो आपकी हीट पंप का COP 1.8 आया, जब इसका COP 1 था तो आपकी हीट पंप का COP 2 आया, और जब आपके इसका COP 1.5 था तो हीट पंप का COP 2.5 आया। यानी कि तीनों केस के अंदर आपको हीट पंप का COP 1 से ज़्यादा मिल रहा है बच्चों। देखो तीनों केस में 1 से ज़्यादा है, तो इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है। वो क्या है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी लेस देन 1, कैन बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। 1 से कम भी हो सकता है, 1 को इक्वल भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। 1 से कम भी हो सकता है, 1 को इक्वल भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। बट COP ऑफ हीट पंप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। आपके हीट पंप का COP ना बच्चों कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। ठीक है, और वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो अगर सपोज मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दूँ कि ये आपका डिवाइस है, ठीक है, और इसका COP लेट से 0.6 है, ठीक है, ये COP इसका 0.6 है, तो बताओ ये कौन सा डिवाइस है, ये रेफ्रिजरेटर है कि हीट पंप है। तो आपको आंख बंद करके बोलना है सर ये रेफ्रिजरेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हीट पंप का COP कभी भी 1 से कम नहीं होता है, हीट पंप का COP कभी भी 1 से कम नहीं होता है। तो आई होप ये वाला जो डिस्कशन है वो मतलब हम लोगों ने बहुत डिटेल में की है कि हीट इंजन क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर क्या है, उसका COP और उसका हीट पंप का COP, और हम लोगों ने ये एक स्पेशल केस देखे। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि कार्नोट इंजिन्स, कार्नोट रेफ्रिजरेटर और कार्नोट हीट पंप का।